सिंड्रेला थी तो विजयगढ़ महल की राजकुमारी, पर उसकी सौतेली माँ मंजुला उसके साथ एक दासी की तरह व्यवहार करती थी। सिंड्रेला की सौतेली बहन रूपा जिद्दी और घमंडी थी। वो सारा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और शॉपिंग करती। वहीं सिंड्रेला एक राजकुमारी होते हुए भी एक दासी का जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला की सौतेली बहन रूपा ढेर सारी शॉपिंग करके जब महल लौटी तो ये देख सिंड्रेला से रहा नहीं गया। वो अपनी सौतेली माँ मंजुला से बोली, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? आपने रूपा को कितनी आज़ादी दे रखी है। सारा दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना, और आप मुझसे घर का सारा काम करवाती हो। आप मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती, ना ही नए कपड़े पहनने को देती हो। लेकिन पिताजी के सामने मुझे रूपा से भी ज्यादा प्यार करने का ढोंग करती हो। आप ऐसा क्यों करती हो? मुझे जानना है। तो जानना चाहती है ना कि मैं तेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करती हूँ? तो सुन मनहूस, क्योंकि मैं तेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ, और तू मनहूस है क्योंकि तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तेरे पिता ने मुझे तुझे ये सच्चाई बताने से मना किया था, और मुझे उनके सामने तुझे प्यार करने का ढोंग करना पड़ता है। लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरा बस चले तो मैं तुझे कब के इस महल से निकाल कर बाहर फेंक दूँ। तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, बस इसलिए मैं चुप हूँ। अब सच्चाई तुझे पता चल गई है ना? तू मेरी सौतेली बेटी है, समझी? चल अब जा यहाँ से, यहाँ खड़ी होकर आंसू मत बहा। सच्चाई जानकर सिंड्रेला बहुत दुखी हुई कि जिसे वो बचपन से अपनी माँ समझती थी वो तो उसकी सौतेली माँ है। महल में केवल राजा वीर प्रताप ही सिंड्रेला से प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक महल में एक दुखद खबर आई कि राजा वीर प्रताप का विमान क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे सिंड्रेला पूरी तरह टूट गई। पिताजी, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा मुझे कौन प्यार करता था? माम के चले जाने के बाद सौतेली माँ मुझ पर और भी ज्यादा अत्याचार करेगी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी आपके बिना? ये कहते हुए सिंड्रेला के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मंजुला ये खबर सुनते ही खुशी से झूम उठी और सिंड्रेला पर पहले से भी ज्यादा जुल्मो सितम करने लगी। दिन भर काम करने के बावजूद सिंड्रेला को पेट भर खाना भी नहीं देती और काम खत्म होने के बाद मंजुला सिंड्रेला से अपने पैर दबवाया करती। रात को सही ढंग से सिंड्रेला सो भी नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन सिंड्रेला को सुबह उठने में देरी हो गई। तब उसकी सौतेली बहन रूपा गुस्से में उसके कमरे में गई और ग्लास में रखा हुआ पानी सिंड्रेला के चेहरे पर फेंकते हुए बोली, उठ सिंड्रेला की बच्ची, जल्दी उठ। महारानी की नींद नहीं पूरी हुई अभी तक। क्या तुझे पता नहीं मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट करने की आदत है? रूपा, मेरी बहन, तुम तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। सौतेली ही सही, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या कहा? तुझे मैं अपनी बड़ी बहन समझूं? माय फुट, तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है, समझी? चल जा यहाँ से और मेरे लिए हेल्दी नाश्ता बना। सिंड्रेला चुपचाप नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। वहीं दूसरी ओर रूपा अपनी माँ मंजुला के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ एक मंत्री आया और बोला, महारानी मंजुला, महाराज वीर प्रताप की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी मृत्यु के बाद राजगद्दी का पद उनकी बड़ी बेटी सिंड्रेला को दिया जाए। ये सुनते ही मंजुला गुस्से से आग बबूला हो गई और बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली गई और मन ही मन मंजुला सिंड्रेला को रास्ते से हटाने का प्लान सोचने लगी। तभी रूपा कमरे में आई और बोली, क्या हुआ माँ? अब बिना नाश्ता किए उठकर कक्ष में क्यों आ गई? अब तो सिंड्रेला को रास्ते से हटाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब तक ये मनुष्य मर नहीं जाती तब तक तुम्हें राजगद्दी नहीं मिल सकती। ये सारी धन दौलत, राजमहल कल सब इसके नाम हो जाएगा और राजगद्दी पर बैठने के बाद ये हमें अपनी दासी बनाकर रखेगी। हो सकता है ये हमें महल से बाहर भी निकाल दे। अब क्या करेंगे माँ? राजगद्दी पर बैठने के बाद सिंड्रेला तो हमसे गिन गिन कर बदला लेगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे मामा संग्राम सिंह को आज रात महल में आने का संदेश भिजवाती हूँ। वो इस मनुष्य को रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद हम इस राजमहल में राज करेंगे और तुम राजगद्दी पर बैठोगी।
इस तरह मंजुला अपने खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए रात होने का इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में मंजुला अपने भाई संग्राम सिंह के साथ सिंड्रेला के कमरे में दाखिल हुई। तब सिंड्रेला गहरी नींद में सो रही थी। तभी संग्राम सिंह और मंजुला सिंड्रेला को महल के खुफिया रास्ते से जंगल के पास वाली नदी के पास ले गए। तभी अचानक सिंड्रेला की आंख खुल गई। अरे आप दोनों मुझे यहाँ क्यों ले आए? तेरी आखिरी मंजिल तक। अब तू हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। भैया देख क्या रहे हो, जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। मंजुला के इशारा करते ही संग्राम सिंह ने सिंड्रेला को गहरी नदी में फेंक दिया। बचाओ मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज बचाओ मुझे। मनहूस, यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। अब कल मेरी बेटी राजगद्दी पर बैठेगी। बहना, लेकिन कल सुबह सभी मंत्री सिंड्रेला के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? उसकी चिंता तुम मत करो भैया, कह दूंगी रात को किसी लड़के के साथ भाग गई। सिंड्रेला देखते ही देखते नदी के अंदर समा गई। अपने भाई संग्राम सिंह के साथ खड़ी मंजुला ये देख खुशी खुशी महल वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला की जब आँख खुली, उसने देखा वो नदी की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ एक आलीशान महल था। ये देख सिंड्रेला बोली, अरे मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं बच कैसे गई? और ये किसका महल है? चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला जैसे ही उस महल के अंदर दाखिल हुई, उसे वहाँ सुंदर सुंदर जलपरियाँ एक पिंजरे में कैद मिली। ये देख सिंड्रेला हैरानी से बोली, आप सब कौन हो और इस तरह पिंजरे में कैद क्यों हो? तभी उनमें से एक जलपरी बोली, मैं जलपरी की रानी समायरा हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें हमारे ही महल में कैद करके रखा है। वो पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहती है। उसने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर धोखे से हमें इस पिंजरे में कैद कर दिया। प्लीज हमारी मदद करो। अब बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस महल के तहखाने में जादूगरनी अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए तपस्या कर रही है। उसके पास एक जादुई लिपस्टिक है। जादूगरनी ने हमारी सारी शक्तियाँ उस लिपस्टिक में कैद कर रखी है। अगर तुम वो लिपस्टिक लाने में कामयाब रही तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर आपको आजाद करने में मेरी जान चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं उस दुष्ट जादूगरनी से जादू लिपस्टिक ला कर रहूंगी। आप बस मुझे तहखाने की ओर जाने का रास्ता बताइए। रानी जलपरी समायरा ने सिंड्रेला को तहखाने में जाने का रास्ता बताया। सिंड्रेला सावधानी पूर्वक महल के नीचे तहखाने में पहुंची। तब उसने वहां देखा जादूगरनी लीन होकर तपस्या कर रही थी। तभी सिंड्रेला ने एक मोटे डंडे से जादूगरनी के सर पर जोरदार वार किया, जिस कारण जादूगरनी को संभलने का मौका नहीं मिला। सिंड्रेला ने फौरन जादूगरनी को रस्सियों से बांधकर उसके पास रखी जादुई लिपस्टिक अपने कब्जे में कर लिया। ये देख जादूगरनी गुस्से से बोली, बेवकूफ लड़की, जल्दी से मुझे आजाद कर। तू मेरे प्लान को नाकाम नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से नदी में रहने वाली सभी जलपरियों को अपने कब्जे में किया है। मैं तुझे धन दौलत से माला माल कर दूंगी। बस ये जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर ये जादुई लिपस्टिक पाना चाहती है, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। अब तेरी मौत पक्की है। ये कहते हुए सिंड्रेला जादुई लिपस्टिक लेकर तहखाने से बाहर जाने लगी। रुक लड़की, मैं कहती हूँ रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सिंड्रेला दौड़ते हुए पिंजरे में कैद जलपरियों के पास पहुंची। तब खुश होते हुए रानी जलपरी बोली, सिंड्रेला, अब तुम जल्दी से जादुई लिपस्टिक का ढक्कन खोलो। सिंड्रेला ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक का ढक्कन खोला, रानी जलपरी समेत सभी जलपरियां पिंजरे से आजाद हो गई और उनकी सारी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। फिर सभी जलपरियों ने मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से दुष्ट जादूगरनी को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद रानी जलपरी ने सिंड्रेला का धन्यवाद कहते हुए बोली,
सिंड्रेला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें दुष्ट जादूगरनी की कैद से आजाद कराया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने राजगद्दी और राजमहल की वसीयत हथियाने के लिए तुम्हें जान से मारना चाहती थी। पर तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ये जादुई लिपस्टिक अपने पास रख लो। इसे होठों पर लगाते ही तुम राजमहल पहुंच जाओगी। साथ ही मैं तुम्हें अपनी जादुई मेकअप किट दे रही हूँ। इसे लगाते ही तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा बन जाएगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अब तुम राजमहल जल्दी से जाओ और षड्यंत्र में शामिल सभी दोषियों को सजा दो। सिंड्रेला ने रानी जलपरी का धन्यवाद कर जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, वो पलक झपकते ही राज दरबार में पहुंच गई, जहां रूपा की ताजपोशी हो रही थी। सिंड्रेला को सही सलामत देख मंजुला घबरा गई और बोली, तू जिंदा कैसे है? तू तो नदी में डूब गई थी ना? माँ, तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बाबा के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर अत्याचार करने और मुझे जान से मारने की सजा जरूर मिलेगी। तभी पास खड़ा संग्राम सिंह बोला, तू मेरी प्यारी बहन को धमकी दे रही है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। ये कहते हुए संग्राम सिंह गुस्से से जैसे ही सिंड्रेला की ओर बढ़ा, तभी अचानक संग्राम सिंह अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। अरे कोई रोको मेरे हाथ को, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब आप तीनों काल कोठरी में बाकी की जिंदगी बिताओगे। यही तुम्हारी किए की सजा है। इस तरह उन तीनों को उनके किए की सजा मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला राजगद्दी संभालकर एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। काफी समय पहले की बात है। रामगंज नाम के एक गांव में सानिया नाम की एक लड़की रहती थी। सानिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाली कोई लड़की नहीं थी। सानिया का एक बहुत बड़ा सपना भी था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन और माता पिता थे। सानिया के पिता गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। इस वजह से गरीबी ने उनके परिवार को घेर रखा था। सानिया ने अपने सपने के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। रामगंज गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। प्रिया गांव के सरपंच की बेटी थी, इसलिए वो बहुत अमीर थी। प्रिया को सानिया से हमेशा चिढ़ होती रहती थी। वो सानिया का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सानिया बाजार से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में प्रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ दिख जाती है। प्रिया सानिया को रोकते हुए कहती है, अरे ओ सानिया की बच्ची, कहाँ जा रही है? जरा हमसे तो मिलकर जा। सानिया प्रिया के पास जाती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस मेरे जूते के फीते खुल गए हैं, तो जरा बांध देगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख ले, तेरी मर्जी है, बांधना है तो बांध, नहीं तो मैं पिताजी से कहकर तेरे बाप को काम से निकलवा दूंगी। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। प्रिया की ये बात सुनकर सानिया मन ही मन सोचती है, अगर इसने अपने पापा से कहकर मेरे पापा को काम से निकलवा दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पर आ जाएंगे, और वैसे भी बस जूते के फीते ही तो बांधने हैं। इतना सोचकर सानिया प्रिया के जूते के फीते बांध देती है। उसके बाद प्रिया की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है और सानिया का बहुत मजाक बनाकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती है। फिर प्रिया कहती है, देखा तुमने फ्रेंड, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे जूते के फीते बांधती है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं सानिया को बिल्कुल खूबसूरत नहीं मानती, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। प्रिया भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा गरीब और बदसूरत लोगों का मजाक बनाती थी और उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। सभी लोग हर समय प्रिया को बद्दुआ ही देते रहते थे और दूसरी तरफ सानिया को आशीर्वाद। सानिया भले ही बहुत गरीब थी, लेकिन उसे कभी भी अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो प्रिया जैसे लोगों की बातें कभी सीरियस नहीं लेती थी।
एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में दूर दूर से बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं। प्रिया और सानिया भी उस मेले में घूमने जाती है। उसी मेले में एक आदमी की नजर सानिया पर पड़ती है। वो आदमी सानिया की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमने देखा, कहने को तो यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे शहर में मॉडलिंग होने वाली है और मॉडलिंग के लिए कंटेस्टेंट आपको ही चुनना है। और आप कह भी रहे थे कि इस बार आपको कंटेस्टेंट थोड़े यूनिक चाहिए। मुझे तो लगता है आपको इस गांव में ही आना चाहिए। यहाँ से आपको एक दो सुंदर लड़कियाँ तो मिल ही जाएंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे उस लड़की से उसका नाम और पता पूछ लेना चाहिए। वो आदमी सानिया के पास जाता है और उसे कहता है, हेलो गर्ल, क्या तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ जी। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, यहाँ से सीधा जाकर पीपल के पेड़ के पीछे वाली झोपड़ी मेरी ही है। इतना सुनकर वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सानिया को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उससे उसका घर क्यों पूछा। अगले दिन वो आदमी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार लेकर सीधा सानिया के घर के सामने रुकता है। गांव वाले इतनी सुंदर गाड़ी सानिया के घर के आगे रुकते देख वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। सानिया भी अपने घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर बाहर आती है। वो आदमी कहता है, पहचाना तुमने मुझे? हाँ, आप तो वही है ना जो कल मुझसे मेले में मिले थे। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी और सोचा कि क्यों न तुम्हें मॉडलिंग करवाया जाए। उस आदमी की ये बात सुनकर सानिया हैरान हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हमारे शहर में कुछ ही दिनों बाद मॉडलिंग होने वाली है और उसके लिए कंटेस्टेंट चुनने का मौका मुझे मिला है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा मेकओवर करवाऊंगा। सानिया उस आदमी को अपने परिवार वालों से मिलाती है। वो आदमी सानिया के परिवार वालों को यकीन दिलाता है कि वो सानिया का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट कर देगा। उस आदमी पर यकीन करके सानिया के घर वाले सानिया को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ में वो सानिया की छोटी बहन को भी भेजते हैं ताकि सानिया को वहाँ अकेला महसूस ना हो। सानिया बहुत खुशी खुशी शहर चली जाती है। जब इस बात का पता प्रिया को चलता है तो वह जल भुनकर राख हो जाती है। उस आदमी को मैं नहीं दिखी, मेरे ऊपर तो उसको खर्चा भी कम करना पड़ता। ये सानिया की बच्ची हर चीज में मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। इस बार तो मुझे इसका खेल खत्म करना होगा। मैं भी अब उस मॉडलिंग में हिस्सा लूंगी। प्रिया अपने पिता का बहुत सारा पैसा लगाकर उस मॉडलिंग में हिस्सा ले लेती है और अपना मेकओवर बहुत महंगे मेकओवर आर्टिस्ट से करवाती है। ये सानिया की बच्ची चाहे मुझसे कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन मैं इसको आगे निकलने नहीं दूंगी। इतना सोचकर प्रिया सानिया के रूम में जाती है और कहती है, किसी और के सहारे तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। प्रिया, तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? तुम मुझसे इतना क्यों चलती हो? मेरी परेशानी तो तुम्हें अब पता चलेगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी मॉडल बहुत अच्छे से तैयार होती है और स्टेज पर एक एक करके रैंप वॉक करती है। सामने बैठे जजेस को सबसे खूबसूरत साधारण सानिया लगती है। वो सानिया को सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और इस प्रकार फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। ये सानिया की बच्ची फिर से मुझसे आगे निकल गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, फिर भी उन लोगों ने उसे ज्यादा नंबर दिए। कोई बात नहीं, ये तो पहला ही राउंड था। मैं सानिया को दूसरे राउंड में वॉक करने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। इतना सोचकर प्रिया रात होने का इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन दूसरा राउंड होना था। प्रिया रात को चुपके से सानिया के कमरे में जाती है और उसके सारे बाल कैंची से काटकर बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है और उसके टांगों पर एक डंडे से बहुत जोर से वार कर देती है, जिसके कारण सानिया की आंख खुल जाती है। लेकिन उससे पहले ही प्रिया वहाँ से भाग जाती है। सानिया को पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान अभी बाल की तरफ नहीं गया था। वो अपना पैर उठाना चाह रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हे भगवान, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सानिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए।
और सानिया की हालत देखकर हैरान हो गए। एक लड़की ने कहा, सानिया, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम आईना तो देखो। मैं आईना कैसे देखूं? मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर पर बहुत जोर से वार किया है। सानिया को आईना दिखाया जाता है। अपनी शक्ल देखकर सानिया बहुत रोती है। अब वो मान लेती है कि अब वो सेकंड राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएगी। वो बहुत रोती है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सानिया अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती है और दूसरी तरफ प्रिया बहुत खुश हो रही होती है। सानिया को बहुत दुख हो रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ये सब किसने किया होगा? अब मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? सानिया एक दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है और बैठकर बहुत रोती है। उसकी ये सारी हालत एक परी देख रही थी। उसे सानिया के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ आ जाती है और बोलती है, सानिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। सानिया परी को देखे बिना ही कहती है, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सानिया खुश होकर परी की तरफ देखती है और कहती है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए परी जी। मुझे बताइए, मेरी ये हालत किसने की है? परी सबसे पहले सानिया के पैर ठीक कर देती है और फिर कहती है, तुम्हारी ये हालत प्रिया ने की है। तुम चिंता मत करो, हम उसे इसका सबक जरूर सिखाएंगे। चलो मेरे साथ। परी सानिया को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर चमकते हुए 2 सैंडल के घर थे। परी सानिया से कहती है, ये 2 सैंडल के घर है जो बादलों पर है। इसमें से एक अच्छा सैंडल का घर है और एक बुरा। अच्छे वाले सैंडल के घर से तुम अपने लिए एक सैंडल मांगो और बुरे वाले सैंडल के घर से तुम प्रिया के लिए एक सैंडल मांगो और अपनी चालाकी से बुरी सैंडल को प्रिया के सैंडल से बदल देना। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। सानिया ठीक वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा था। वो अच्छी और बुरी सैंडल लेकर अपने रूम में आ जाती है और फिर चुपके से प्रिया की सैंडल से बुरी वाली सैंडल को बदल देती है। थोड़ी देर बाद सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है। सानिया जैसे ही अच्छी सैंडल पहनती है, वो बेहद खूबसूरत हो जाती है, पहले से भी ज्यादा। और जब प्रिया बुरी वाली सैंडल पहनती है तो उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा उसने सानिया का किया था। अब ना वो चल सकती थी और ना ही अपना मुंह किसी को दिखा सकती थी। प्रिया अपना मुंह छुपाकर गांव भाग जाती है और इधर सानिया हर राउंड में ज्यादा मार्क्स पाकर विनर हो जाती है और वहीं से एक डायरेक्टर उसे अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लेता है। उसके बाद तो सानिया बहुत फेमस हो जाती है और सबके दिलों में बसने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। दूसरी तरफ प्रिया अपने किए का पछतावा करती रह जाती है।